हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है मोशन गति। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर के अंदर दिए गए क्वेश्चन के सभी आंसर्स को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 110 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। हम चैप्टर में दूरी और विस्थापन दोनों को पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए जहां से आपने स्टार्ट किया और आप वहीं पर वापस आ गए फिर से घूम के, जैसे आप अपने घर से विद्यालय गए, स्कूल गए और फिर स्कूल से घर आ गए, तो क्या तय की गई दूरी शून्य हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। दूरी तो आपके स्कूल की दूरी आप जितना गए हैं और जितना आएंगे तो डबल हो जाएगा, लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, शब्दों में लिख लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचता है, और ये एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया गया है, तथा वापस बिंदु O पर आ जाता है। तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी अर्थात विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूरी, तय की गई दूरी डबल है, मतलब जितनी दूरी वो गया और फिर जितनी दूरी आया दोनों जुड़ेगा, वो दूरी हो गई, उसका सम दूरी हो गई, तय की गई दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है? अंतिम दूरी, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। लेकिन अब हम जब करेंगे अंतिम बिंदु भी वही है और प्रारंभिक बिंदु भी वही है, तो क्या हो जाएगा? हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, बिल्कुल विस्थापन शून्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 110 पर ही। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? आपको विस्थापन का क्वांटिटी आपको ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है। वर्गाकार खेत का परिमाप हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा आप लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती? बराबर। और कितना बताया इसकी भुजा? 10। तो पूरा परिमाप कितना हो गया? 40 मीटर। कितना हो गया? 10 मीटर एक भुजा, तो चारों भुजा कितनी हो गई? 40 मीटर। तो परिमाप कितना हो गया? 40 मीटर। और वो क्या करता है? 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। देखिए आपको फिगर दिया गया है। दूरी टोटल कितनी हो गई? 40 मीटर। और फिर 40 सेकेंड में वो चलता कितना है? 40 सेकेंड में ही वो एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो 40 मीटर चलता है। पूछा गया है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, और 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल सेकेंड कितने हो जाएंगे? 2 मिनट में 120 सेकेंड और 20 सेकेंड और 140 सेकेंड हो गए। और हम जानते हैं चक्करों की संख्या तो कितनी लगेगी? कुल लगा समय बटे परिमाप। तो परिमाप कितना है? 40 मीटर, और समय कुल कितना लग रहा है? 140 सेकेंड। तो 140 बटे 40 करेंगे, 140/40 करेंगे, आएगा आपका आंसर 3.5। अर्थात 140 सेकेंड में वो 3.5 चक्कर लगाएगा, यानी 3 होल 1/2 चक्कर लगाएगा, मतलब 3.5 चक्कर लगाएगा, तथा वह बिंदु A से चलकर अंत में बिंदु C पर पहुंचेगा। आगे क्या कहते हैं? आगे भी कुछ पूछा गया है। इन्होंने बोला है कि किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो विस्थापन का परिमाण कितना होगा? आप देख सकते हैं, परिमाण हम निकालेंगे केवल, मतलब विस्थापन, दूरी नहीं निकालेंगे कि उसने कितनी, आप इतना तो जानेंगे उसने चक्कर कितना लगाया। कितना चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर लगाया। लेकिन वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है अभी, वही उसका विस्थापन हो जाएगा। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में तो कर्ण कितना होता है? AC²। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB² प्लस BC²। जो आप ये स्क्वायर बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पे आपने चला है,
यहाँ से स्टार्ट करके आप 3 चक्कर लगाएंगे तो यहीं पे पहुंचेंगे, और फिर हाफ चक्कर में आप ए पर पहुंचेंगे, या फिर ए से स्टार्ट करेंगे तो सी पर पहुंचेंगे। तो आपको ये AC जो डायगोनल है इस वर्ग का, यानी विकर्ण की दूरी ही क्या हो जाएगी, आपका विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं, तो विकर्ण कितना निकलेगा, AC कितना निकलेगा, √AB² प्लस BC², जो कि 100 है। तो 100 प्लस 100 √ में 200 आएगा, जो कि हम रूट को सॉल्व करेंगे 10√2 मीटर, अर्थात विस्थापन कितना आएगा 10√2 मीटर। और हम वैसे भी जानते हैं वर्ग का विकर्ण कितना होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 भुजा होती है, √2 साइड्स होती है। तो साइड हमें 10 दिया गया था और वो फॉर्मूला भी होता है, वैसे भी निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से ज़्यादा समझ पा रहे हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। आपको बताना है कि विस्थापन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, वह शून्य नहीं हो सकती। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि विस्थापन शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी अगर शून्य हो गई तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और बी पॉइंट है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। विस्थापन तय की गई दूरी से कम हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पेज नंबर 112 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। आपको चाल तथा वेग में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स बना के आपको डिफरेंस बताया गया है चाल तथा वेग में। एक कॉलम में स्पीड दिया गया है, दूसरे कॉलम में आपको वेलोसिटी दी गई है। जैसे आप दूरी और विस्थापन देख रहे थे, उसी तरीके से चाल तथा वेग में अंतर देखेंगे। क्या होगा? पहले हम चाल को देखते हैं। चाल में फर्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय में वो कितनी दूरी तय करता है, वही उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। जबकि वेलोसिटी, वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। यानी जिस तरीके से चाल अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है और आपका विस्थापन सदिश राशि है, उसी तरीके से वेलोसिटी भी सदिश राशि होगी, क्योंकि ये वेग पर निर्भर करती है, चाल पर नहीं। तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सेकेंड पॉइंट होगा चाल में, यह एक अदिश राशि है जो कि हम अभी आपको बता चुके, जबकि वेलोसिटी एक सदिश राशि है। यानी चाल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है? वेलोसिटी क्या है? आपकी सदिश राशि है। देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट है चाल में, चाल सदैव धनात्मक होती है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती। जो वस्तु गति में है उसकी चाल शून्य नहीं होती है। लेकिन थर्ड पॉइंट किसमें? वेग में क्या होगा? इसका मान धनात्मक होता, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि शून्य भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाल हमेशा क्या होता है? सदैव क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। आगे इस पेज नंबर 112 पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? औसत वेग और औसत चाल, यानी वेग और चाल की बात कर रहे हैं, सदिश और अदिश राशि की बात कर रहे हैं। दोनों बराबर कब होंगे? औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। मतलब वो अपने डायरेक्शन को चेंज ना कर रही हो, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज कर देगा तो उसका वेग बदल जाएगा। आगे प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ही देखते हैं, पेज नंबर 112 पे ही। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है?
अब ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तय की गई दूरी को मापता है। गाड़ी में ओडोमीटर क्यों लगा होता है कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है उसको मापता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? आंसर, एक सीधी सरल रेखा। मतलब उसकी गति एक समान है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देगा? एक सीधी सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? इन्होंने बोला सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 5 मिनट है और स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की आपको दूरी कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, यानी सिग्नल की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो चाल हमें पता चल गई, सिग्नल की चाल क्या है? प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय आपको दिया गया है 5 मिनट। इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे जो कि 300 सेकेंड आएगा। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या हो गई? हम ऊपर पढ़ चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। आपका फॉर्मूला ऊपर अभी ये देख चुके हैं हम। तो आपको चाल कितनी दी गई है? 3 × 10⁸। समय कितना दिया गया है? 300 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 × 3 = 9 × 10⁻10 मीटर। किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी मीटर प्रति सेकेंड में था, ये भी आपको सेकेंड में ही है। आपको कोई राशि को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, कितनी दूरी होगी? 9 × 10⁸ मीटर होगी। देखते हैं पेज नंबर 114 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, वह एक समान त्वरण में गति में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु एक यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। कब कहेंगे आप? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतरालों में समान रूप से बढ़ता या घटता है। मतलब उसका वेग परिवर्तन की दर बराबर है, समान है। तो वस्तु के त्वरण को क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहा जा रहा है। मतलब वो समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाएगा उसका? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहलाएगा। और असमान त्वरण में कब कहलाएगा? जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतरालों में असमान रूप से असमान दर से बदलता हो, तब वो कहा जाएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, असमान त्वरण में है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती कार जो असमान समयांतरालों में चाल को असमान रूप से परिवर्तित कर दी। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखते हैं ब्रेकर बीच में आता है तो आप स्पीड को ज़्यादा स्लो करते हैं, फिर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं, फिर कहीं पे उससे थोड़ा कम करते हैं, फिर ज़्यादा करते हैं, फिर उससे स्लो करते हैं। तो आप समान रूप से उसके वेग को वेग को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। वो आप नहीं समझते कब हमने ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया, कब कम किया है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती कार। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 km/h से घटकर 60 km/h हो जाती है। यानी उसकी प्रारंभिक चाल कितना है? u क्या है? 80 km/h और अंतिम चाल कितनी है? 60 km/h। उसकी गति क्या है? बस का त्वरण आपको ज्ञात करना। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। पहले इसको तो हम km/h में दिया गया है, हम मीटर प्रति सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकेंड में km/h को आप क्या कहेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे आप 1000/60 से करो या फिर आप कर दो 5/18, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा। तो आपका आ जाएगा प्रारंभिक वेग 22.22 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग क्या प्राप्त हुआ? 16.66 मीटर प्रति सेकेंड। जब आपने इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट किया, किसको? km/h से मीटर प्रति सेकेंड में चाल को कन्वर्ट कर लिया है, स्पीड को, गति को।
समय कितना दिया गया था 5 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, त्वरण कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू, v की वैल्यू, u की वैल्यू और t की वैल्यू रखी, जो कि हमें क्या प्राप्त हुआ है माइनस 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बस का त्वरण क्या है माइनस 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब कितनी दर से वो परिवर्तित हुआ है, उसका त्वरण क्या था, वो इस तरीके से क्योंकि घट रहा था 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो ऑब्वियस है कि त्वरण मंदक का काम कर रहा है। यहाँ पे त्वरण ने उसको कम किया, उसकी गति को। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इन्होंने बोला कि स्टेशन से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, मतलब पहले वो विरामावस्था में थी, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर इन्होंने बोला कि त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर ली, यानी अंतिम वेग क्या कहलाएगा v 40 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 100/9 आया है मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, 5/18 से गुणा कर देंगे 40 को, तो आपको मिल जाएगा 100/9। आगे त्वरण आपको कैलकुलेट करना है। समय दिया गया है 10 मिनट, जिसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 600 सेकेंड आया आपको ए कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग आपका है 100/9 माइनस प्रारंभिक वेग, वो विरामावस्था में थी अर्थात 0, समय 600। आप इसको सॉल्व करिए, 100/9 इंटू 600, 00 से 00 कैंसिल आ जाएगा, 1/9 इंटू 6 आएगा यानी 54 आएगा। चाहे आप 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लिख दो, या फिर आप सॉल्व करके 0.0018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। ए की वैल्यू आपकी आ गई। आगे पेज नंबर 118 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। पहले हम एक समान गति के लिए देख लेते हैं। ये आपके चैप्टर में भी दिखाया गया है और बताया भी गया है। एक समान गति होगी मतलब वो समान समयांतराल में समान दूरी करता है, तो गति की दिशा क्या होगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, यूनिफॉर्म मोशन। ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि जब कोई कार सीधी रेखा में, कोई कार समान समांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति की दिशा क्या होगी, तो हमने लिखा था कि सरल सीधी रेखा। तो यहाँ पे देखिए आपको सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, अर्थात उसकी समान गति है। और असमान गति का ग्राफ कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब वो किसी समय थोड़ी स्लो स्पीड में चलेगा, किसी समय हाई स्पीड में चलेगा, मतलब इतने समय में वो इतनी दूरी तय किया या फिर कम दूरी तय किया, इस तरीके से आपका जा सकता है। ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दूरी समय ग्राफ। एक वक्र आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। यानी आप ग्राफ देख सकते हैं जो समय एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, उस पे आप देख सकते हैं समांतर रेखा प्राप्त हो रही है, मतलब वो वस्तु विरामावस्था में है। क्योंकि यहाँ देखिए ना, दूरी का जो वाई एक्सिस है, दूरी पे तो वो जा ही नहीं रहा, ऐसे बढ़ता या ऐसे बढ़ता है तो मतलब वो दूरी को तय कर रहा है, लेकिन यहाँ तो वो समय गुजर रहा है लेकिन दूरी तो वही है, उसकी 6 पर था तो 6 पर ही है, अर्थात वो वस्तु विरामावस्था में है। क्योंकि समय बदलने पर भी वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, अर्थात वस्तु स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। मतलब आप देख सकते हैं समय अक्ष के वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, यानी दूरी ये है और ये चाल है। इन्होंने चाल समय ग्राफ, यहाँ इनको चाल लिखना चाहिए था, दूरी नहीं लिखना चाहिए,
यहाँ पे क्या रहना चाहिए, दूरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे चाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चाल, यानी चाल समान है और एक्स अक्ष के समांतर है, यानी उसका त्वरण शून्य है। क्या शून्य है, त्वरण, मतलब उसकी चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, वो स्थिर चाल से गति कर रही है। दूरी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे यही गलती है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे चाल होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। वेग समय ग्राफ के क्षेत्र से मापी गई राशि, वेग समय ग्राफ क्या का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करेगा, विस्थापन प्रदर्शित करेगा। ये क्वेश्चन में भी आता है, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 की एग्जाम में भी आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन आया था। तो बोर्ड वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी वालों के लिए भी ये बुक क्लास 9 की जो ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेम क्वेश्चन उसमें भी आया था। आगे है पेज नंबर 121 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। परिकलन क्या करना है आपको, ए पॉइंट पर कि वो कितनी चाल को प्राप्त करेगा, मतलब एक्सेलरेट है तो चाल बढ़ेगी, ऑब्वियस है, तो कितनी चाल लग जाएगा, और उसके द्वारा तय की गई दूरी, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। चलिए पहले हम उसके द्वारा प्राप्त की गई चाल को निकालते हैं, यानी अंतिम वेग को कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने बोला त्वरण से चलती है, तो प्रारंभिक वेग 0 है, पहले वो स्टॉप है, तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0। एक्सीलरेशन आपको दिया गया है, त्वरण दिया गया है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक स्थिति 0 है। समय कितना दिया गया है, 2 मिनट, यानी 120 सेकेंड। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में त्वरण भी दिया गया है। अंतिम वेग आपको कैलकुलेट करना है और फिर दूरी भी कैलकुलेट करनी है। तो आप गति के समीकरण, तीनों समीकरण पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम v इज इक्वल टू u प्लस at निकालेंगे, क्योंकि हमें दूरी नहीं मालूम है, तो पहले हम अंतिम वेग कैलकुलेट करेंगे। तो v का u की जगह हम 0 पुट करेंगे और एक्सेलरेशन 0.1 दिया गया था, समय 120 सेकेंड दिया गया था, यानी अंतिम वेग क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम इस अंतिम वेग की सहायता से तय की गई दूरी को निकाल लेंगे। फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। v स्क्वायर कितना आया, v आया है 12, यानी 12 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है और 2 इंटू a की वैल्यू, त्वरण की वैल्यू 0.1 है और s की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 12 का स्क्वायर 144 और 2 इंटू 0.1 यानी 0.2 और s। अब यहाँ पे हम 0.2 को इस साइड पे लाते हैं, लेफ्ट साइड पे 144 बाई 0.2 हो जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइडेशन में हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 720 मीटर, यानी तय की गई दूरी क्या होगी, 720 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 ब्रेक लगाएंगे, अर्थात त्वरण ऋणात्मक होगा। -0.1 मीटर प्रति सेकेंड को एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ का होना चाहिए, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। ये विरामावस्था में आएगी मतलब v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंतिम वेग कितना होगा, 0। तय की गई दूरी निकालनी है। आपको प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। एक्सीलरेशन आपको दिया गया है और चूंकि बताया गया है कि रेलगाड़ी ब्रेक लगने के बाद विरामावस्था में आएगी, अर्थात अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ऐसा आपको कैलकुलेट करना है, जैसे ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, वो वाला फॉर्मूला यहाँ भी पुट करेंगे, क्योंकि हमें s की वैल्यू निकालनी है और v और u की वैल्यू, a की वैल्यू पता है आपको। तो v की वैल्यू कितनी है, 0 और u की वैल्यू 25, -25 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी गई है, -0.5
और s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस लगा ही आगे है, और यहाँ पे 0.5 है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवाइडेशन में है, 2 इंटू माइनस 0.5 जो कि हो जाएगा -1, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 625 को 1 से डिवाइड करेंगे, 625 मीटर, अर्थात विरामावस्था से आने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगा, 625 मीटर, 625 मीटर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, यानी उसका त्वरण कितना दिया गया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, मतलब वो नीचे जा रही है, उसका त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ए दिया गया है, समय आपको 3 सेकेंड दिया गया है, और अंतिम वेग आपको कैलकुलेट करना है, और ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर जब थी तो वो स्थिर थी, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v = u + at, क्योंकि हमें v ही कैलकुलेट करनी है और दूरी हमें दी नहीं है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, और u की वैल्यू 0 और इंटू +2 इंटू समय की वैल्यू कितनी है, 3 कितनी है, और a की वैल्यू कितनी है, 2, और समय की कितनी, 3, तो 3 × 2 = 6, यानी अंतिम वेग कितना होगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तय की गई दूरी को। टाइम आपको 10 सेकेंड दिया गया है, त्वरण आपको 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, प्रारंभिक वेग यानी गति प्रारंभ कर रही है, यानी पहले वो विरामावस्था में थी, अर्थात u की वैल्यू 0 दी गई है। तो फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + ½ at²। क्यों, क्योंकि v की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो v वाले फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, और t की वैल्यू दी गई है, u 0 पुट करेंगे, t 10 पुट करेंगे, प्लस हाफ a की वैल्यू 4 दी गई है, पुट करेंगे, इंटू 10² t की वैल्यू है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब 10 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो गया, 2 से 4 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 आएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर आ जाएगा, यानी अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी 10 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड यानी 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर जा रहा है तो त्वरण उस पर नेगेटिव लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव लगेगा। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ये नेगेटिव लगेगा, नीचे की ओर लगेगा और वस्तु ऊपर जा रही है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, यानी आपको s कैलकुलेट करना है, तय की गई दूरी, तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा, और t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं v = u + at लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको u की वैल्यू दी गई है और v की वैल्यू 0 है, क्योंकि ऊपर पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा, 0 अंतिम वेग 0 होगा, और त्वरण आपको 10 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर जा रही वस्तु, और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, यानी नेगेटिव हो जाएगा। v = u + at, v की वैल्यू 0 पुट करेंगे, u 5 प्लस a नेगेटिव में है -10, और t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे 5 लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड पे -5, यहाँ -10 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/10 यानी 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड, यानी आप उसको वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, 0.5 सेकेंड। अब तय की गई दूरी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको देखते हैं v² - u² = 2as फॉर्मूला लगाएंगे। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -10, s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5 का स्क्वायर 25, -10 इंटू 2 है तो -20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड पे जाएगा डिवाइडेशन में, 25/20, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं,
1 और 5/4 को सॉल्व करेंगे या 1.25 मीटर, यानी तय की गई दूरी क्या होगी, पत्थर के द्वारा प्राप्त की गई, जिसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, 1.25 मीटर, और उसे पहुंचने में वहां लगा कितना समय था, 0.5 सेकेंड, यानी हाफ सेकेंड। तो ये था हमारा क्लास 9 का साइंस मोशन, चैप्टर 7 मोशन अर्थात गति। चैप्टर के अंदर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर थे ये। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।